सभी साथियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी लोग एक बार लाइव फटाफट आ जाइए। और आपकी क्लास मैंने जैसे बोला था कि पॉलिटी की क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ रखे थे, तो हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 2 दिन का ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, इसलिए हम आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आज मान के चलिए ये टॉपिक आपके लिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही टॉपिक रहेगा, यानी आप केवल इसका इंट्रोडक्शन ही जानेंगे। तो सबसे पहले उन साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं जो चैनल पर आए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जितने भी हमारे चैनल पर जो भी वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, और उन साथियों से निवेदन करूंगा जो लोग अभी तक लाइव नहीं आए वो फटाफट लाइव आ जाइए, अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा माध्यम से ज्यादा छात्र, ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज्यादा लोग इस बात की जानकारी ले सकें। ठीक है, और बिल्कुल हमारा चैनल जो है बिल्कुल निःशुल्क वीडियो आपको प्राप्त कराने का प्रयास कर रहा है, जिससे सभी साथी किसी प्रकार के पैसे से या किसी प्रकार की अन्य प्रक्रिया से बच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट में यस नो का ऑप्शन करके देखिए, हाई करके लिखिए, जिससे मुझे पता चले आवाज आ रही है, क्या प्रॉपर आपको आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आवाज आ रही होगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में काफी समानता है। अब ऐसे मान लीजिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल एक पिता की दो संतानें हैं, जो दो अलग अलग प्रकार के कार्यों को करता है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं क्लियर कर दूं। देखिए मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं 12 से 35 तक, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं 36 से 51 तक। तो पहला अंतर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है 36 से 51 तक, और मौलिक अधिकार जैसा मैंने अभी बताया था कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है आपके 12 से 35 तक। तो दोनों में एक अंतर है, एक भाग 3 है, एक भाग 4 है। जहां से भाग 3 खत्म होता है वहीं से भाग 4 शुरू हो जाता है। दूसरा, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, किसी प्रकार के वे अधिकार हैं जिन्हें अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं। ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हों। तो जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार आपको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पिता भारत के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उनकी संतान हैं, तो आपको उनके पिता के आधार पर ही भारत की नागरिकता दे दी गई। और जैसे ही किसी बच्चे को जन्म के समय में भारत की नागरिकता मिलती है, या वो जो इंडिया की सीमा में पैदा होता है, तो उसे ऑटोमेटिक ही पिता का नाम दे दिया जाता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो ऐसे अधिकार वे अधिकार जो किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहलाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, बाद में मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6 रह गए। कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क नहीं करते हैं, मौलिक अधिकार की शुरुआत कहां से हुई, मौलिक अधिकार में क्या क्या विवाद हुए, मौलिक अधिकार में क्या क्या संशोधन हुए, इन सभी चीजों पर हमने पिछले वीडियो में अपने बात करी है। ठीक है, तो उन साथियों से मैं निवेदन करूंगा जिसने पिछले वीडियो यानी मौलिक अधिकार का टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है, तो वो मौलिक अधिकार का टॉपिक एक बार जरूर पढ़ लें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, सभी लिंक दे रखे हैं, और लगभग उसके 5-6 वीडियो हैं मौलिक अधिकार के, आप वो वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में ना आए, आपको समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकें। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, तो उससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और जन्मजात ऑटोमेटिक हैं, ये दिलाने नहीं पड़ते, ये ऑटोमेटिक हमें मिलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमने जो लिए हैं, मौलिक अधिकार जो लिए हैं, फंडामेंटल राइट जो लिए हैं, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए,
अमेरिका के संविधान से लिए, लेकिन जहां से मौलिक अधिकार खत्म होते हैं वहीं से राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरू हो जाते हैं। और नीति निदेशक तत्वों को हमने भाग 4 में रखा है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो यहां हम अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 का वर्णन करने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है। तो आज बिल्कुल परिचय है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फटाफट एक बार आप सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरा, वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, हालांकि शुरुआत के कुछ वीडियो ऐसे थे जो बहुत लंबे हो गए थे, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा लंबे ना हो, वीडियो शॉर्ट रहे, और मुश्किल से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो मिनिमम 30 मिनट से लेकर मैक्सिमम 40 मिनट के बीच में रहे, ठीक है। और ज्यादा हो जाए तो 45 मिनट तक हो जाए, ठीक है, जिससे आपके अंदर जो रुचि है वो बनी रहेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारी चीजें मैं आज ही सिखाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे अगर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो समय का आपको आभास नहीं होगा, आपको आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, मैं बात कर रहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व की। तो मैंने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं। तो हमने कहा अगर मौलिक अधिकार समझ में आ गए तो आपको नीति निदेशक तत्व भी समझ में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो जन्म से प्राप्त होते हैं, स्वतः प्राप्त होते हैं, पिता के आधार पर प्राप्त होते हैं, पिता की नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं, जन्म से प्राप्त होते हैं। इन सभी अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? तो मौलिक का मतलब होता था, मौलिक का मतलब होता है, मौलिक शब्द को अगर हिंदी में हम लिखें तो इससे शब्द का वास्तविक अर्थ होगा, इससे मौलिक का मतलब होता है मूल, कहां से उत्पत्ति हुई है। तो मूल का मतलब किसी चीज की शुरुआत कहां से हुई, तो जन्म से शुरुआत हुई, इसलिए जन्म वाले अधिकार मौलिक अधिकार। अब नीति निदेशक तत्व, तो यहां एक बात स्पष्ट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भी तत्व हैं वो राज्य से संबंधित है। पहला पॉइंट याद रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का संबंध किससे है? राज्य से है। और राज्य के नीति, नीति का मतलब होता है नियम, नीति का मतलब होता है नियम, निदेशक का मतलब होता है जो बनाता है, यानी ऐसे नियम, ऐसे रूल, ऐसे लॉ जो राज्य द्वारा बने हैं, निर्देशित हैं, राज्य बनाता है। तत्व का मतलब उसमें चीजें जोड़ी गई हैं, यानी राज्य के द्वारा जो नियम नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो वो तत्व जो राज्य के द्वारा निर्मित हैं, राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, राज्य द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं, उन सभी तत्वों को हम कहेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को भी सरकार बनाती है, लेकिन मौलिक अधिकार दरअसल में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। वहां किसी सरकार का या गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया जाता कि मौलिक अधिकार को केंद्र सरकार बनाती है या फिर राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना है। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में क्लियर कर दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार दिए जा सकें। जैसे बहुत सारे पहले ऐसे अधिकार थे जो अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो पाते थे, जो अधिकार हमें रुकावट के आधार पर काम करते थे। हालांकि जब हमारा संविधान बना तो मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले प्रॉपर तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने की तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर में, और लाहौर में मैं गलत बोल गया, सॉरी, लाहौर नहीं, कराची है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पर कराची में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो वहां पर यह अधिवेशन 1931 में हुआ। उस 1931 के अधिवेशन में सरदार पटेल ने यह मांग की कि जब भी हम आजाद होंगे, जब भी हम अपना स्वतंत्र संविधान बनाएंगे, जब भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी प्रकार के नागरिकों को कुछ अधिकार देंगे जो उन्हें ऑटोमेटिक मिल जाएं। मतलब उनको अधिकार लेने के लिए पुलिस के पास जाना ना पड़े, किसी व्यवस्था के आधार पर जाना ना पड़े, उन्हें किसी फॉर्म के आधार पर अप्लाई ना करना पड़े। तो ऐसे अधिकारों से उन्हें आजादी दिलाई जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी अधिकार होंगे, ये कौन से अधिकार होंगे, कौन से अधिकार नहीं होंगे, ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो हम इस बात पर खासकर जोर देंगे कि स्वाभाविक तरीके से कि हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो सरदार पटेल ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से संविधान बनाने की मांग की, और संविधान बनाने में भी विशेषकर किसकी मांग करी थी? मौलिक अधिकार की, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये पीछे की चीजें मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि मौलिक अधिकार का टॉपिक खत्म किए लगभग मुझे 1 महीने का समय हो चुका है। तो हो सकता है पुरानी चीजें आप लोग भूल गए हों, और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कोई दिक्कत समस्या हो। इसलिए मैं आज केवल एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयास
कर रहा हूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि नॉर्मल तरीके से आपको चीजें समझाऊं, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप वहां जाइए, अपना प्रश्न छोड़िए, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा। बट अगर प्रश्न का जवाब नहीं भी दे पाता हूं तो जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा वैसे ही मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन के आधार पर। जैसा कि मैंने अभी बोला, क्या मैं कह रहा था कि जो मौलिक अधिकार थे उन मौलिक अधिकारों को स्टैब्लिश करने का काम किया गया था 1931 के संविधान कांग्रेस के अधिवेशन से। और उसमें सरदार पटेल ने कहा कि जब भी भारत का संविधान बनेगा, मतलब जब भी हम अपना स्वयं का संविधान बनाएंगे, सेल्फ संविधान क्रिएट करेंगे, तब हम अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन या उल्लेख जरूर करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? तो पहला पॉइंट आपको यह समझ में आना है कि मौलिक अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, स्वतः प्राप्त होते हैं और ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर मौलिक अधिकार ना होते, मौलिक अधिकार ना होते तो हमें कैसे अधिकार प्राप्त होते? तो फिर हमें उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी के पास जाना पड़ता। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, शुरुआत में मौलिक अधिकार बनाए गए थे 7, लेकिन बाद में मौलिक अधिकार रह गए कितने? 6। अब इसका मतलब बहुत 6 मूल मौलिक अधिकार है। मूल मौलिक अधिकार का मतलब मेन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। लेकिन अगर मैं पार्ट बाई पार्ट जाऊं तो बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। जैसे मान के चलिए, ठीक है, तो मान के चलिए मैं अगर आपसे मोटा मोटा कहूं, अगर एक पॉइंट के लिए कहूं ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि जो अधिकार हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होता है, हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अब समानता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे मान के चलिए भारत में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। जब भी हम किसी व्यक्ति को बोलने से रोकते हैं, जब भी हम किसी को बोलने से मना करते हैं, तो वो तुरंत ही अपना एक आर्टिकल पेश कर देता है, राइट टू स्पीच। कहता है कि हमें तो अनुच्छेद 19 मिला है और हम उस संदर्भ में बोलेंगे और हमें कोई भी व्यक्ति बोलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें हमें संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी भाषा को अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। ठीक है, हम बोलने से हमें रोका नहीं जा सकता। तो राइट टू स्पीच हमें जन्म से मिला है, हम बोल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार शुरू से मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं था। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और अटल जी ने कहा क्यों ना मौलिक अधिकार से इसको जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत थी, तो हम संविधान में एक बिल लेकर आए और हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमने बनाया और उसके आधार पर हमने उस बिल को पहले पास कराया। और जब बिल पास हो गया तो उसके बाद हमने अनुच्छेद 21 में, जिसमें जान बचाने की या प्राण बचाने की स्वतंत्रता है, उसी में हमने एक आर्टिकल, एक सब आर्टिकल जोड़ा जिसे हम कहते हैं 21A। तो 2002 से जब ये 21A बना, तब से 2002 से 21A अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है कि 2002 से पहले हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होगा, शिक्षा ले सकता है, लेकिन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। जो लोग समझदार थे वो अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनका एडमिशन कराते थे। लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं था वो लोग नहीं पढ़ाते थे, उनकी मर्जी थी। हालांकि मर्जी आज भी है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना चाहें तो मत पढ़ाइए, लेकिन आपको कोई व्यक्ति शिक्षा से रोक नहीं सकता। और अगर इस समय, इस वर्तमान के युग में अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 21A कहता है कि अगर कोई बालक जिसकी एज 6 से 14 वर्ष है, उन सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने का काम जो है वो सरकार का है। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार उस व्यक्ति, उस परिवार, उस राज्य के खिलाफ क्या करेगी? कार्रवाई करेगी। तो हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का काम सरकार का है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझिएगा कि पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था तो पहले बड़ी दिक्कत होती थी, आप उसको नहीं कह सकते थे कि मौलिक अधिकार है। तो हमें अपने अधिकार को लेने के लिए, हमें अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें कोर्ट की शरण लेनी थी, कानून की शरण लेनी पड़ती थी, पुलिस की शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन जो अधिकार हमें मौलिक अधिकार के बाया दिए मिले हैं, जो भी अधिकार हमें मौलिक अधिकार के द्वारा मिले हैं, वो अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। जैसे ही हमारा जन्म हुआ वैसे ही हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, पिता के बाया मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए। तो ऐसे अधिकार जिनको हमें
प्राप्त करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी, थोड़ी सी कहानी मैंने सुनाई आपको मौलिक अधिकार की। ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ टॉपिक ही है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब सपोज दैट करिए, ठीक है, पहले के समय में भी होता होगा, अभी भी होता होगा। हालांकि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में तब से हैं जब से संविधान बना है। 26 नवंबर 1949 को सब संविधान अंगीकृत हुआ, तो उसी समय ये दोनों भाग संविधान के अंतर्गत थे, भाग 3 में और भाग 4 में। तो ऐसा नहीं है कि इनको बाद में जोड़ा गया, लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन या परिवर्तन किए गए, जिसके आधार पर कुछ नई चीजों को जोड़ा गया। अब मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मान के चलिए जब मौलिक अधिकार में बहुत सारे नियम बाद में जोड़े गए होंगे, इसका मतलब पहले उनके लिए कोई मौलिक अधिकार में नियम नहीं था और वो सभी प्रकार के कानूनी अधिकार थे। तो हमें कानूनी अधिकार के आधार पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी, पुलिस की शरण लेनी पड़ती थी, पुलिस के पास जाना होता था, तब हम अपने अधिकारों को वहां से प्राप्त करते थे। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में, वर्तमान युग में इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे अपने आप ही इन सारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहले नहीं थे, तब तो हम पुलिस के पास जाते थे या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते थे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। क्या वर्तमान समय में ऐसा संभव है? क्या इस समय ऐसा संभव है? बिल्कुल। वैसे तो हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, हमें अधिकार लेने से रोकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और आप पुलिस के पास जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको शिक्षा देने से रोकता है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, आपका जन्म से लेने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति आपको शिक्षा लेने से रोक रहा है, शिक्षा लेने से वंचित कर रहा है, शिक्षा लेने से रोकने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति की शिकायत पुलिस के माध्यम से करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक लाइन याद रखनी है कि जब भी किसी व्यक्ति की, अब यहां से मेन लाइन शुरू होगी, जब भी किसी व्यक्ति की या जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन, जब भी किसी व्यक्ति के या पर्सन के मौलिक अधिकारों का हनन या फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में कुछ अधिकार सरकार द्वारा बनाए गए हैं और वो अधिकार ही आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने का काम करेंगे। और वो कोई अधिकार और नहीं है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे मान के चलिए आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ है, अचानक आपके शरीर में कोई बीमारी लगी, आपको मान लीजिए फीवर हो गया, तो आपका स्वस्थ शरीर मौलिक अधिकार है, और स्वस्थ शरीर होगा तो आप हर समय काम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर में बीमारी लगी, फीवर आ गया, सिर दर्द है, पेन है कोई बॉडी में, तो आप उन समस्याओं से निपटने के लिए दवाई लेंगे। तो दवाई जो है, जो मेडिसिन है, वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब ये मेडिसिन देगा कौन? ये मेडिसिन आप लेंगे डॉक्टर की सलाह से। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डॉक्टर कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए जो नियम दिए गए राज्य नीति निर्देशक तत्व में, वो है दवाइयां, जिनको आप खाकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। और स्वस्थ शरीर कौन है? स्वस्थ शरीर है आपका कौन? स्वस्थ शरीर है मौलिक अधिकार। और स्वस्थ शरीर में कोई बीमारी है, खांसी, जुकाम, बुखार, ये हैं आपके मौलिक अधिकार का हनन होना। तो मैंने आपको एक पॉइंट में बता दिया कि जिन व्यक्तियों के, वैसे तो हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, जन्म से प्राप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उन सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण देने का काम करेगा, वो करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के जो भी नियम हैं, जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अग्रणी हैं, उनको बनाएगा कौन? उनको क्रिएट कौन करेगा? उनको सुरक्षा देगा कौन? तो राज्यों के आधार पर ये सारे काम राज्य को करने हैं। राज्य ही वो संस्था है, राज्य ही वो दवाई है, राज्य ही वो मेडिसिन है जो आपको उस बीमारी से मुक्त कराने का काम करेगी। इसका मतलब राज्य ही आपको मौलिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त कराएगा। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो, अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं करता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो मौलिक अधिकार में नहीं हैं, उसके अलावा भी राज्य के दायित्व तो अलग अलग हैं, उनका भी संरक्षण करेगा कौन? राज्य सरकार। मान के चलिए बहुत सारे नियम मौलिक अधिकार में नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी राज्य के अलग अलग दायित्व हैं, वो सभी प्रकार के दायित्व जो नागरिकों के लिए हैं, बहुत सारे नियम जो नागरिकों को संरक्षण देंगे, बहुत सारे लॉ जो राज्यों को सुरक्षा देंगे, बहुत सारे नियम जो राज्यों के नागरिकों को सुरक्षा के साथ उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उन सभी को हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया क्या? इतनी बात आपको मेरी समझ में आई
जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है। दूसरा, अब ये अलग बात है कि हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व का मॉडल भी लिया है, हमने हर चीज का एक मॉडल लिया, जैसे मैंने बोला था कि हमने मौलिक अधिकार का मॉडल लिया अमेरिका से, तो वैसे ही राज्य के नीति निदेशक तत्व का मॉडल हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको कॉपी किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अब मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार में भाग 3 है, मौलिक अधिकार में भाग 3 है। ठीक है। मौलिक अधिकार में भाग कौन सा? 3 है। और दूसरा, मौलिक अधिकार में भाग नंबर 3, और मौलिक अधिकार के अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व में भाग नंबर 4 है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। ये अंतर समझ में आ गया। अब एक लाइन में मोटा मोटा मैं कहूं, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, क्या कि शायद अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, क्योंकि ज्यादातर अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, तो राज्य को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की सुरक्षा के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसके ज्यादातर तो अधिकार मौलिक अधिकार में ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ये सारा काम किसको करना पड़ेगा? राज्य को। और राज्य के द्वारा ये सारा काम कौन करेगा? पुलिस को। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करने हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? अगर आ गई है तो कमेंट करिए। ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, केवल आपको समझाया है, केवल आपको मैंने वर्बली आपको सारे कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है। कोई प्रकार की मन में जिज्ञासा है, समस्या है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भाई फटाफट लाइव आ जाइए, क्योंकि जितने लोग लाइव आइए भाई यस नो का आंसर दीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग लाइव होते हैं, जितने ज्यादा कमेंट आते हैं, टीचर को पढ़ाने में उतना मजा आता है। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑफलाइन क्लास होता है जब बच्चा इंटरेस्टेड होता है, उसका चेहरा दिखता है, मुस्कुराता है, बात करता है, टीचर से क्वेश्चन करता है, तो टीचर का जो मनोबल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और टीचिंग में 2 शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं शिक्षण में, जो हम सामान्य शिक्षण से जुड़े हुए चीजों को मानते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं पुनर्बलन। तो पुनर्बलन, रिपोर्समेंट टीचर के लिए बहुत जरूरी है। और पुनर्बलन भी 2 तरीके का होता है। एक पुनर्बलन वो पुनर्बलन होता है जो शिक्षक को शिक्षार्थी से प्राप्त होता है, और एक पुनर्बलन वो पुनर्बलन होता है जो शिक्षार्थी को शिक्षक से प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें शिक्षार्थी से शिक्षक के रूप में पुनर्बलन चाहिए। और वो पुनर्बलन तभी मिलेगा जब आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं तो आप हमसे कुछ पूछ पाए। तो भाई कमेंट करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, फटाफट क्वेश्चन डालिए। ठीक है। जितने क्वेश्चन डालेंगे उतना ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर आते हैं। बोर्ड पर कुछ चीजों को हम लोग कंपैरिजन के आधार पर कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि आज आपका केवल ये इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगा, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा मेंशन नहीं किया, वही थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हम पढ़ तो जरूर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, हम एक बार डिवाइडेशन कर देंगे। कलर थोड़ा सा डार्क है, इसको हटा देते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, एक तरफ मैंने लिखा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। देखिए तो हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा निर्मित अधिकार, राज्य द्वारा निर्मित अधिकार, राज्य द्वारा निर्मित अधिकार, राज्य द्वारा निर्मित अधिकार, जो नियमों के आधार पर, जो नियमों के आधार पर तय किए जाते हैं, तय किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है। एक तो हम डेफिनेशन ये दे सकते हैं जो मैंने लिखा। ठीक है। और या फिर हम एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं, क्या
जब नागरिकों जब नागरिकों के अधिकारों जब नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तब संरक्षण देने का काम संरक्षण देने का कार्य या काम नीति निदेशक तत्व करता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं होगी सर, क्योंकि कोई भी परिभाषा आपके काम आ सकती है। ठीक है भाई, कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, किसी प्रकार का डाउट है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से, इस हफ्ते तो मुश्किल हो पाएगा, थोड़ा सा मैं भी बिजी हूं, मंडे से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक शुरू करें, और कोशिश हम करेंगे और शेड्यूल भी बना लेंगे। हालांकि आप भी कहते होंगे सर जी बातें तो करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन रियल में शेड्यूल बन नहीं पाता, और कुछ ऑफलाइन बैचेस की वजह से, कुछ पर्सनली कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से वो टाइम टाइम पर्टिकुलर बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से मुझे बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है। तो मंडे से मैं आपको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल और शेड्यूलिंग की पूरी प्रक्रिया एक बार समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जिससे कुछ आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे रोजाना जाने से पहले, आने से पहले, शुरुआत करने से पहले, बीच में दो बातें हमेशा कहता रहता हूं कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और कमेंट तो जरूर जरूर करिए जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से ज्यादा कमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए हैं। अब एक दो चीजें मैंने और बताई थी कि संविधान जब बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, ठीक है, तो संविधान के इसको भाग 4 में डाला गया है, भाग 4। और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, मॉडल कहां से लिया गया? आयरलैंड। तो मॉडल है इसका संविधान का, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का आयरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। 36 से 51 तक का हम लोग वर्णन करेंगे। दूसरा, अब मैं मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा यही बताता हूं। तो मौलिक अधिकार के बारे में मैं बता ही चुका हूं, जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार। ये भी कह सकते हैं पिता के आधार, प्राप्त अधिकार, प्राप्त पिता के आधार पर प्राप्त अधिकार। ठीक है, ये आपके हैं भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद संविधान में 12 से 35 है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था मूल मौलिक अधिकार, 7, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कुल हैं 6। और ये भी मैं बता चुका हूं कहां से लिए गए, मॉडल कहां का है,
तो मॉडल है यूएसए का, यूएसए का मॉडल, ठीक है। तो कब आता है, हम क्या कह सकते हैं, यहां एक लाइन लिखेंगे जिसे जोड़ने के लिए मिलेगा, मौलिक अधिकार संरक्षण नीति निदेशक तत्व, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैं, जब पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग जो हैं इसके आर्टिकल पर सीधे सीधे आते हैं। ये मैंने कहानी बता दी, कहां से लिए गए, कैसे ले लिए गए। फिलहाल में 20 से 25 मिनट हम लोगों ने इसकी कहानी सुनी, कहानी के बारे में जाना। अब हम सीधे सीधे आर्टिकल बेस पर बात करेंगे, आर्टिकल बेस बात करेंगे। और जैसे हमने 12 से लेकर कितने, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों का वर्णन पढ़ा, वैसे ही हम लोग 36 से लेकर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए ये क्लास, अगर मान के चलिए 1 घंटे के आसपास होती है, 60 मिनट या 65 मिनट के आसपास क्लास होती है, तो एक दिन में ही लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 35-35 मिनट की, 40-40 मिनट की क्लास हुई है, तो हो सकता है इसमें 2 क्लास लग जाएं। तो हम जैसी सुविधा होगी उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। आज हम शुरुआत तो नहीं करने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत लॉन्ग क्लास नहीं होगी। तो एक बार आप इस समझ लीजिए, और जिन लोगों ने इस बात को, वीडियो को समझ लीजिए, एक बार इसको वीडियो को बार बार पॉज करके आप लोग देखते रहिए, जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मौलिक अधिकार की वीडियो नहीं देखी, वो लोग मौलिक अधिकार की भी आज वीडियो देख लें अच्छे से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व के टॉपिक में लगभग आधे घंटे के टॉपिक में हमने कम से कम 15 मिनट तो केवल मौलिक अधिकार के बारे में ही बात करी। क्योंकि मौलिक अधिकार अगर आपको क्लियर है तो नीति निदेशक तत्व भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल से आर्टिकल की शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है। लेकिन मौलिक अधिकार क्लियर नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा नीति निदेशक तत्व का, तो इसके बाद भाग 4, एक 4 का भी एक भाग है, उपभाग है, जिसे कहते हैं 4 का, क्या कहते हैं, 4 क। तो वहां हम लोग मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो केवल एक ही आर्टिकल में है, सब आर्टिकल में है, 51 का क, 51 का क, तो उसमें हम लोग 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको भी पढ़ेंगे। वो लगभग एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी चीजें मैंने दे रखी हैं, उतनी सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जाने से पहले 2-4 चीजों पर मैं और बात करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, आप लोग मेहनत करते रहिए और टाइम टेबल बनाते रहिए। जितने भी हमारे चैनल पर, हमारे स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर जितने भी वीडियो वगैरह बनती हैं, उनको आप देखते रहिए। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सभी एक्सपर्ट टीचर हैं, सभी लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं और आपको नया कंटेंट, बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो को मिस मत करिए, चाहे वो साइंस की वीडियो हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो। हाँ, इस बात की शिकायत आपको रहेगी हमसे, हमारे चैनल से, और मुझसे भी रहेगी पर्टिकुलर, कि हम लोग कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त हैं जिस वजह से इतना प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। और कोशिश हम लोग करेंगे कि हम, जो समस्या आपकी है, इस समस्या को हम जल्द से जल्द दूर करें और आपको सारी चीजें जो हैं टाइम टू टाइम दिया करें। और मैंने आपको बोला भी है, मंडे से मैं आपको कम से कम 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया करूंगा डेली, जिस थ्योरी के, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और जीके का भी क्लास हम कभी कभी ले लिया करेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजिक जीके करेंगे। क्योंकि 15 दिन पहले हम लोगों ने, 15 दिन या उससे पहले हमने एक क्लास लिया था, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे। सामान्य अध्ययन में हमारे पुरस्कार के टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिल्मों के पुरस्कार चल रहे हैं, जो हम अभी तक पूरा नहीं करा पाए। तो एक्चुअल में क्या है कि जिम्मेदारी बहुत सारी है, ऑफलाइन को भी देखना है, और जीएस में भी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, उसमें मुझे
ज्योग्राफी भी पढ़ानी है, पॉलिटी भी पढ़ानी है, इकोनॉमी भी पढ़ानी है, करंट अफेयर का भी पोर्शन वहीं देखता हूँ, इसके अलावा एमसीक्यू क्लास को भी देख रहा हूँ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं कम चीज दूंगा लेकिन एक प्रॉपर दूंगा, चाहे हफ्ते में मैं आपको एक ही दिन दूं, एक ही लेक्चर दूं, वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मित्रों तक भेजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, परीक्षा को मत देखिए कि पेपर कौन सा आ रहा है, पेपर आता जाता रहेगा, आज नहीं तो कल आएगा, नोटिफिकेशन आते जाते रहेंगे। आप देखिए पिछले साल से 2022 से लेकर 2023 तक एसएससी के लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी होगी। अगर वो तैयारी आपने 6 महीने में कर ली तो 6 महीने में हो जाएगी, 8 महीने में कर ली 8 महीने में हो जाएगी, और अगर 2 महीने में कर ली तो 2 महीने में भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूं कि 6 महीने से पहले तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज को बेहतर तरीके से, क्रमिक तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि नए व्यक्ति के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है, 1 साल का या 1 साल का वक्त लग जाता है चीजों को समझने में, एग्जाम के पैटर्न में, कि एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा। लिखा जरूर 10th का होता है, लेकिन 10th लेवल के आधार पर अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और मैं कल आपको फिर से अपनी करंट अफेयर की क्लास में आपसे रूबरू होऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।